हाल ही में इंटरनेशनल डांस डे गुजरा, मई दिवस गुजरा। ऐसे तमाम दिवस हर साल आते हैं और गुजर जाते हैं। आपको मालूम है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं, आखिर वो मनाए ही क्यों जाते हैं और आखिर इनकी संख्या कितनी है? साल के 365 दिन और हर महीने कई कई दिवस। आखिर यूएन जैसी संस्था जिन जिन नामों पर ये दिवस मनाती है, उसका मकसद सिर्फ औपचारिकता भर है या उन क्षेत्रों में वाकई पूरे साल काम करना भी है? हम मजदूर दिवस मनाते हैं, लेकिन दुनिया भर में मजदूरों का शोषण लगातार होता है। हम डांस दिवस या रंगमंच दिवस मनाते हैं, लेकिन कलाकार हमेशा अपनी उपेक्षा से परेशान रहते हैं। हम महिला दिवस मनाते हैं, लेकिन महिलाओं की असुरक्षा से लेकर उनकी स्थिति पर महज चर्चा करते हैं, चिंता जताते हैं, कुछ ठोस कदम नहीं उठाते। यही हाल तमाम दिवसों का है। तो फिर इन दिवसों को मनाने का मकसद क्या है? अभिव्यक्ति में इस बार बात करते हैं यूएन की ओर से मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय दिवसों की, इसकी ज़रूरत की और इसकी अहमियत की। इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। दुनिया में और खासकर भारत में ऐसा कोई वर्ग, क्षेत्र या मुद्दा नहीं है जिसे लेकर सड़क से लेकर संसद तक आवाज न उठाई जाती हो। लेकिन क्या आपको मालूम है कि हम साल के 100 से ज्यादा दिन तो तरह तरह के अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने में ही बिता देते हैं। सरकार के करोड़ों रुपए इन दिवसों के अलग अलग आयोजनों में खर्च हो जाते हैं, चाहे वो मजदूर दिवस हो, महिला दिवस हो, पर्यावरण दिवस हो, रंगमंच दिवस हो या फिर डांस दिवस। अगर हम इन दिवसों की संख्या पर गौर करें तो पाएंगे कि संयुक्त राष्ट्र, जिसे अंग्रेजी में यूनाइटेड नेशंस या यूएन कहते हैं, साल के 365 दिनों में 120 से ज्यादा दिवस मनाता है। हर महीने का बाकायदा कैलेंडर बना हुआ है कि फलां फलां महीने में कौन कौन से दिवस मनाए जाएंगे। आपको यूएन की वेबसाइट पर इसका पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। दरअसल 1945 में संयुक्त राष्ट्र के गठन के 3 साल बाद यानी 1948 से अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का सिलसिला शुरू हुआ और हर साल इसमें नए नए दिवस जुड़ते गए। इसका मकसद उन मुद्दों या विषयों को लेकर जन जागरूकता बढ़ाना और वैश्विक स्तर पर सहयोग बढ़ाना तो है ही, हर देश की सरकार पर इसके लिए नैतिक दबाव बनाना भी है, जिससे वह इन क्षेत्रों में बेहतर काम कर सके। आपने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बड़े पैमाने पर सरकारी खर्च देखा होगा। वैसा ही कुछ पर्यावरण के नाम पर या हिंदी के नाम पर, महिला के नाम पर या फिर मजदूर के नाम पर देखा होगा। हर मंत्रालय के पास एक मोटा फंड इन दिवसों से जुड़े कार्यक्रमों के नाम पर खर्च किया जाता है। इसके अलावा तमाम शख्सियतों को याद करने, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से लेकर उद्घाटन के नाम पर फीते काटने में करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं। अब जरा कुछ आंकड़े देख लेते हैं। हम महिला दिवस की बात करते हैं, लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अपने देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4,48,211 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश में 66,000 से ज्यादा मामले हैं। हम मजदूर दिवस मनाते हैं और अगर इसी साल के आंकड़े देखें तो हरियाणा के मानेसर और नोएडा में 400 से ज्यादा श्रमिकों को गिरफ्तार किया गया। उनकी मांग न्यूनतम मजदूरी और सेवा शर्तों को लेकर ही रही है। देश भर में वैसे तो कागजी तौर पर पंजीकृत मजदूर संगठनों की संख्या की बात करें तो ये 35,000 से ज्यादा हैं, लेकिन इनमें से सक्रिय केवल 10 या 12 हैं, जिनमें इन दिनों भाजपा के राज में सबसे बड़ा भारतीय मजदूर संघ है, जो दावा करता है कि उसके सदस्यों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा है। सीटू, एटक, इंटक, हिंद मजदूर सभा, एक्टू तो हैं ही,
जो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से संबद्ध हैं और पार्टी लाइन पर चलते हैं। धरना प्रदर्शन होते रहते हैं और मजदूर दिवस की रस्म अदायगी भी होती रहती है। पर्यावरण दिवस के नाम पर होने वाले खेल भी आपके सामने हैं और रंगमंच दिवस या नृत्य दिवस में कलाकारों की बदहाली की चर्चा तो अक्सर होती ही रहती है। तो क्या इन दिवसों का कोई मतलब नहीं रह गया है, या फिर इनका बाजारीकरण हो चुका है, या फिर इन दिवसों को कॉरपोरेट जगत या सरकार के मंत्रालयों के फायदे के लिए बनाया जाता है? क्योंकि इन दिवसों के नाम पर कारोबार जगत भी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है और अपने क्लाइंट को लुभाने के लिए बाजार का जबरदस्त इस्तेमाल होता है। अंततः मामला बाजार और व्यापार पर ही आकर टिकता है और कहें तो कुछ ऐसी संस्थाओं के औपचारिक कार्यक्रमों तक जाकर ठहर जाता है जो इस बहाने सरकार या मंत्रालय से मोटी रकम वसूल लेते हैं। क्या यूएन जागरूकता बढ़ाने और वैश्विक सहयोग बढ़ाने के अपने मिशन में कामयाब हो पाया, या फिर उन्हीं का हित साधक बन गया जो ऐसे तमाम विषयों या मुद्दों के लिए जिम्मेदार हैं? जाहिर है सवाल गंभीर है। बेशक हमें और आपको इस पर सोचने और आगे कोई कारगर कदम उठाने की जरूरत है। आपने दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में तो खूब सुना होगा, लेकिन आखिर फाल्के साहब थे कौन और उन्हें सिनेमा का पितामह क्यों कहा जाता है, क्या आप जानते हैं? अभी हाल ही में यानी 30 अप्रैल को दादा साहब फाल्के का 156वां जन्म दिवस मनाया गया। तो जानने की कोशिश करते हैं दादा साहब फाल्के के बारे में और आज के दौर में उनकी अहमियत के बारे में। अपने देश में सिनेमा की शुरुआत करने वाले और इसे एक उद्योग बना देने वाले इस शख्सियत का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। जी हाँ, दादा साहब फाल्के। क्या आज से 113 साल पहले यानी 1913 में जब भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र आई थी तो कोई सोच सकता था कि सिनेमा अपने देश में सबसे बड़ा उद्योग बन जाएगा? आज जब मनोरंजन उद्योग की दुनिया बड़े और छोटे पर्दे से निकलकर OTT के जरिए अब हर हाथ में आ गई है और तकनीक का इस कदर इस्तेमाल हो रहा है कि हम सोच भी नहीं सकते। AI के इस जमाने में ये दुनिया किस मुकाम पर पहुंच चुकी है ये सब देख ही रहे हैं। तो क्या इस अकेली शख्सियत ने यह कमाल किया? बेशक नहीं। लेकिन किसी भी उद्योग का जो जन्मदाता रहा, किसी भी तकनीक और विधा को जिसने सबसे पहले देश के लोगों के सामने पेश किया, उसकी बात ही कुछ और होती है। फाल्के साहब वही हैं जिनका पूरा नाम था धुंडीराज गोविंद फाल्के और जो महाराष्ट्र में नासिक के पास त्रयंबकेश्वर में 30 अप्रैल 1870 को पैदा हुए और जिन्होंने शुरुआती दिनों से ही कला, प्रिंटिंग और फोटोग्राफी को अपना मुख्य शौक बनाया। हालांकि उनके पिता गोविंद सदाशिव फाल्के संस्कृत के विद्वान और पुजारी थे, लेकिन खुद धुंडीराज पढ़ाई लिखाई के दौरान ही रचनात्मक और कलात्मक अभिरुचि के हो गए थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से 100-125 साल पहले तकनीकी तौर पर हम कैसे रहे होंगे। लेकिन फाल्के साहब ने उस दौर में भी खुद को इसी दिशा में ढाला। वो अच्छे चित्रकार थे, पिता से तमाम पौराणिक कथाएं तो सुनते ही थे, इसलिए उनके मन में वही पात्र होते थे। एक दिन उन्होंने एक विदेशी मूक फिल्म देखी, द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। फिर उन्हें लगा कि जब क्राइस्ट के जीवन पर फिल्म बन सकती है तो भारत में भी अपनी कहानियों और पौराणिक कथाओं पर आधारित फिल्में क्यों नहीं बन सकती। उस वक्त वो करीब 30 साल के थे। उन्होंने तमाम लाइब्रेरी में और कई तकनीकी लोगों से मिलकर इस दिशा में काम शुरू किया और उनकी मेहनत रंग लाई 1913 में जब वो भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाने में कामयाब हुए। सब उन्हें प्यार से दादा साहब बुलाने लगे और वो बन गए दादा साहब फाल्के। बेशक हरिश्चंद्र का चरित्र उन्हें सबसे बेहतर लगा और सत्यवादी के साथ साथ ईमानदार और जनता से जुड़े शासक के तौर पर उन्हें यह ऐतिहासिक चरित्र जनता के सबसे करीब लगा। राजा हरिश्चंद्र केवल एक फिल्म नहीं थी, बल्कि अपने देश में एक सांस्कृतिक
क्रांति थी जिसने भारतीय दर्शकों को पहली बार अपनी कहानियां पर्दे पर देखने का मौका दिया। फिर 1910 से 1920 के बीच उन्होंने 90 से ज़्यादा फिल्में और लघु फिल्में बनाई। सीमित संसाधनों में ही उन्होंने कई तकनीकी और रचनात्मक प्रयोग किए। खुद लिखते, संपादन करते, सेट बनाते और कैमरा चलाते। आज बेशक वीएफएक्स और एआई के जरिए बहुत से प्रयोग हो रहे हों, लेकिन आज से 100 साल पहले फाल्के ही वो फिल्मकार थे जिन्होंने स्पेशल इफ़ेक्ट्स की शुरुआत की, सिनेमेटोग्राफी के नए तौर तरीके अपनाए और फिल्म निर्माण की पूरी प्रक्रिया भारत में विकसित की। उन्हें तभी लग गया था कि सिनेमा भारत में एक बड़ा उद्योग बन सकता है और आज देखिए यही बॉलीवुड उद्योग या हिंदी सिनेमा का जो बाजार है, या कहें कि इसके तमाम आधुनिक रूपों के साथ पूरे मनोरंजन उद्योग का जो बाजार है, वह एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 20,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। कई बार यह हॉलीवुड से भी आगे निकल जाता है और अकेले बॉलीवुड दुनिया का सबसे ज्यादा फिल्में बनाने वाला उद्योग तो है ही, सालाना $3 अरब से ज्यादा का राजस्व भी देता है। इसके अलावा तमिल और दक्षिण भारतीय, बांग्ला, मराठी और अन्य भारतीय भाषाओं में बनने वाली फिल्मों का अलग ही गणित है। हर सरकार की प्राथमिकताओं में मनोरंजन उद्योग है और ज्यादातर फिल्मों के अपने अपने सियासी मायने और पॉलिटिकल कनेक्शंस तो होते ही हैं। ऐसे में भारत सरकार ने दादा साहेब फाल्के की जन्म शताब्दी वर्ष मनाते वक्त यानी 1969 से उनके नाम पर इस पुरस्कार का ऐलान किया, जो भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान है और ये उनको दिया जाता है जिन्होंने सिनेमा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। पहली बार यह सम्मान मिला था देविका रानी को। इस बार यानी 2025 में यह सम्मान मिला है मलयालम अभिनेता मोहनलाल को। इससे पहले आशा पारेख, अमिताभ बच्चन, वहीदा रहमान, विनोद खन्ना, प्राण, गुलजार, मन्ना डे, लता मंगेशकर, देवानंद, आशा भोंसले, यश चोपड़ा, मृणाल सेन समेत 70 लोगों को ये सम्मान मिल चुका है। बेशक दादा साहेब फाल्के सिनेमा उद्योग को भारत में स्थापित करने वाले ऐसी शख्सियत रहे जिन्होंने इसे एक नई ऊंचाई दी और हजारों लोगों को इस उद्योग से जोड़ा। तो सिनेमा के इस शहंशाह को हमारा नमन। और चलते चलते याद कर लेते हैं अपने ज़माने के मशहूर कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी को, उनकी कुछ पंक्तियों के साथ। आज के दौर में बेशक पत्र पत्रिकाओं की अहमियत उतनी न रह गई हो और इस डिजिटल युग में पढ़ने लिखने को लेकर पूरा नज़रिया ही बदल गया हो, लेकिन कुछ साहित्यिक परंपराएं आज भी जीवित हैं। पत्रिकाओं की छपाई से लेकर उसमें छपने वाली रचनाओं तक का स्वरूप बदल गया है, लेकिन एक सदी से ज़्यादा गुजर जाने के बाद भी महावीर प्रसाद द्विवेदी को लोग क्यों याद करते हैं? दरअसल हिंदी में द्विवेदी युग के सूत्रधार माने जाने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी की शख्सियत एक अनुशासित, तार्किक और समाज सुधारक चिंतक की थी, जो साहित्य को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम मानते थे। द्विवेदी जी का जन्म 1864 में उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले में हुआ था। उन्होंने औपचारिक शिक्षा के साथ साथ स्वाध्याय के जरिए यानी खुद पढ़कर संस्कृत, हिंदी, मराठी और अंग्रेज़ी का गहरा ज्ञान प्राप्त किया। उनका सबसे बड़ा योगदान 1903 से 1920 तक सरस्वती नाम की जो पत्रिका रही है साहित्य की, बहुत ही प्रतिष्ठित, उसके वो संपादक थे। इस पत्रिका के जरिए उन्होंने हिंदी गद्य और पद्य को एक नई दिशा दी और अनेक लेखकों को मंच प्रदान किया। उनका रचना कर्म बहुआयामी था। उन्होंने निबंध, आलोचना, अनुवाद और काव्य सभी क्षेत्रों में काम किया। उनकी प्रमुख कृतियों में काव्य मीमांसा, संस्कृत साहित्य का इतिहास और कई सामाजिक राजनीतिक निबंध शामिल हैं। उनके लेखन की खासियत यह थी कि उसमें स्पष्टता, तर्क और सुधारवादी दृष्टिकोण मिलता था। वे भाषा की शुद्धता और सरलता के पक्षधर थे और उन्होंने हिंदी को एक मानक रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने लेखन के माध्यम से समाज में जागरूकता पैदा करने की कोशिश की और इसके साथ ही अंधविश्वास, रूढ़ियों और सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया।
साथ ही शिक्षा, विज्ञान तथा आधुनिकता को बढ़ावा दिया। तो सुनते हैं द्विवेदी जी की मशहूर कविता भारतवर्ष। महावीर प्रसाद द्विवेदी की कविता भारतवर्ष। जय जय प्यारे देश हमारे, तीन लोक में सबसे न्यारे। हिमगिरि मुकुट मनोहर धोर, जय जय सुभग सुवेश। जय जय भारत देश। हम बुलबुल तू गुल है प्यारा, तू सुम्बुल तू देश हमारा। हमने तन मन तुझ पर वारा, तेजह पुंज विशेष। जय जय भारत देश। तुम पर हम निसार हो जावें, तेरी रज हम शीश चढ़ावें। जगत पिता से यही मनावें, होवे तू देशेश। जय जय भारत देश। जय जय हे देशों के स्वामी, नामवरों में भी है नामी। हे प्रणम्य तुझको प्रणमामि, जीते रहो हमेश। जय जय भारत देश। आँख अगर कोई दिखलावे, उसको दर्प दलन हो जावे। फल अपने कर्मों का पावे, बने नाम निःशेष। जय जय भारत देश। बल दो हमें ऐक्य सिखलाओ, संभलो देश होश में आओ। मातृभूमि सौभाग्य बढ़ाओ, मेटो सकल कलेश। जय जय भारत देश। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यश गावें सब भाई भाई। सबके सब तेरे शैदाई, फूलो फलो स्वदेश। जय जय भारत देश। इष्ट देव आधार हमारे, तुम ही गले के हार हमारे। भक्ति मुक्ति के द्वार हमारे। जय 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 देश। जय जय भारत देश। अभिव्यक्ति में इस बार के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली बार किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।